देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंक अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो कि पाकिस्तान को लेकर है। पूरे हिंदुस्तान के सीने में जो आग चल रही है, उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना ही होगा। और अभी अभी खुशखबरी है हिंदुस्तान के लिए। सबसे पहले हमारे प्यारे भाइयों, हमारे प्यारे हिंदुस्तानियों, कमेंट में भारत माता की जय लिख दीजिए। और सभी भारतवासियों तक यह वीडियो जानी चाहिए, ताकि सभी भारतवासियों कैद दिल को सुकून मिल सके। अभी अभी तुरंत बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो कि पाकिस्तान से है। सबसे पहले भारतीय जवानों के लिए जय हिंद के नारे बनते हैं। फटाफट लिखे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पाकिस्तानियों को तो दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिसने भी भारत को ललकारा है, उसने भारत का कहर भी देखा है। अब पाकिस्तान कहर देखने जा रहा है। अभी तो सिर्फ पानी बंद हुआ है, अभी कुछ लोग ही भुगते हैं, लेकिन अभी और भुगतेगा। पाकिस्तान को उड़ाना भारत के लिए एक मच्छर को मसलने के बराबर है। लेकिन साथियों, आपको स्मरण होगा कि आगामी 2 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ होने वाला था। इस पवित्र यात्रा के आधार शिविर के रूप में पहलगाम का उपयोग किया जाता है, जहां श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन की आकांक्षा लिए एकत्रित होते हैं। इस वर्ष भी कई पर्यटक पहलगाम के शांत वातावरण में ठहरे हुए थे। पहलगाम से कुछ दूरी पर स्थित बेसरन घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात है, किंतु इसी रमणीय स्थल पर कुछ आतंकवादियों ने अपनी कायरता का परिचय देते हुए निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी। पाकिस्तान की धरती पर जन्मे इन आतंकवादियों ने भारत पर कापुरुषतापूर्ण हमला किया, क्योंकि उनमें भारतीय सेना के समक्ष खड़े होने का साहस नहीं है। इतिहास साक्षी है, उनके पूर्वजों की 93,000 की सेना 1971 में पराजित हुई थी। संभवतः उनके पिता भी उस पराजय का हिस्सा रहे होंगे। इन आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों पर हमला करके अपनी कायरता और नीचता का प्रदर्शन किया है। हमारे देश में तो यह सिखाया जाता है कि यदि मां का दूध पिया है तो सामने से आकर लड़ो। वहीं इन आतंकवादियों ने एक ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाया जिसकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। एक नवविवाहित जोड़े पर हमला किया। उन्होंने एक संगठन के प्रतिरोध कोष के लिए जिम्मेदारी ली है। जरा सोचिए, उनके मासूम बच्चे का क्या अपराध था। वह बच्चा, जिसने अच्छे अंक प्राप्त किए थे, यहां घूमने आया था। किसी की शादी को 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि उसके पति को मार दिया गया। वह विधवा विलाप कर रही थी कि उसे भी मार दिया जाए। आतंकवादियों ने कहा कि नहीं, वह अपनी सरकार को जाकर बताएगी। अरे, सरकार तो पहले से ही सब जानती है, लेकिन अब इन आतंकवादियों का उचित इलाज किया जाएगा। कल्पना कीजिए, एक महिला और उसके बच्चे को मार दिया गया। जब भारतीय सेना घटनास्थल पर पहुंची तो आतंकवादी सेना की वर्दी में थे। वह महिला सेना को देखकर रोने लगी, क्योंकि उसे लगा कि कहीं ये भी आतंकवादी तो नहीं है। तब सैनिकों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे भारतीय सेना से हैं और उनकी सहायता के लिए आए हैं। धिक्कार है इन कायरों पर। एक तो तुम निहत्थों पर हमला करते हो और फिर भारतीय सेना की वर्दी पहनकर छिपते हो। यही तुम्हारी कापुरुषता है। खैर, पड़ोसी की औलाद ही ठहरे तुम। तुम्हारी इतनी औकात कहां कि भारतीय सेना से लड़ सको। एक बार लड़े थे और उसका परिणाम जग जाहिर है। हालांकि हमने तुरंत ऑपरेशन टीका प्रारंभ कर दिया है और बचाव कार्य जारी है। कुछ आतंकवादियों को मार भी गिराया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन क्या इससे सब ठीक हो जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी जब सऊदी अरब के दौरे पर थे, तभी यह घटना घटी। उन्होंने तुरंत अपना दौरा रद्द कर दिया और एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें इस समस्या के स्थायी समाधान पर विचार किया जाएगा। परंतु हमें यह समझना होगा कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। यह कायर पाकिस्तान है। पाकिस्तानियों, पहले सुनो, तुम्हारा सेनापति आसिम मुनीर एक बहुत बड़ा चोर है। लंदन में उसकी विशाल संपत्ति है और अमेरिका में उसने अपने बच्चों के लिए फार्म हाउस खरीदे हैं। पता कर लेना तुम लोग। ये वही आसिम मुनीर है जो आईएसआई का प्रमुख रहा है, जो कि पाकिस्तान का सरकारी आतंकवादी संगठन है। उसने सेना में बहुत भ्रष्टाचार किया है, जिसके कारण सेना का मनोबल गिर गया है। इसलिए वह चाहता है कि एक बड़ा युद्ध हो जाए। इसी कारण उसने रावलपिंडी में भाषण दिया था कि वह बताएगा कि पाकिस्तान क्यों अलग हुआ था।
अरे, पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ था क्योंकि एक सभ्य इंसान सुअर के साथ नहीं रह सकता। तुम्हारे सरगना जिन्ना ने सुअरों को भारत से अलग करके वहां भेज दिया था, और जो पाकिस्तानी यहां से यह सोचकर गए थे कि पाकिस्तान एक खूबसूरत देश बनेगा, आज अपने देश की हालत देख लो। पूरी दुनिया तुम पर थूकती है। यदि हवाई अड्डे पर पता चल जाए कि कोई पाकिस्तानी है तो बगल का व्यक्ति उठकर चला जाता है। यदि विमान में पता चले कि मेरे बगल में कोई पाकिस्तानी बैठा है तो पूरी यात्रा डर में बीतती है कि सकुशल पहुंचेंगे भी या नहीं। इसलिए आसिम मुनीर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए युद्ध चाहता है। दूसरा, पाकिस्तान में उसने इमरान खान को गिरफ्तार करवा दिया। इमरान खान, जो पहले एक विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर थे और पाकिस्तान के अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में अधिक समझदार थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति है। आसिम मुनीर की यही सोच है कि यदि भारत से थोड़ी बड़ी लड़ाई भी हो जाती है तो सेना यह ढिंढोरा पीटेगी कि देखो, हम ही हैं जो पाकिस्तान को बचाए हुए हैं। वैसे भी पाकिस्तान का अंत निश्चित है। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि भारत, चीन और अमेरिका के बीच जो व्यापार युद्ध चल रहा है, उसके कारण चीन पर 245% का कर लगा दिया गया है। इस वजह से कई व्यापारी अब भारत की ओर रुख करेंगे। यह चीन की भी चाल हो सकती है कि वह पाकिस्तान के माध्यम से भारत पर हमला करवाए, ताकि बड़े व्यापारी भारत में इस अवसर का लाभ न उठा सकें। जो बड़े व्यापारी करोड़ों अरबों में व्यापार करते हैं, वे हमेशा शांतिपूर्ण देशों में निवेश करते हैं, जैसे सिंगापुर, दुबई, कोरिया, जापान। चीन को लगता है कि कहीं भारत इस स्थिति का फायदा न उठा ले, इसलिए वह जानबूझकर पाकिस्तान को उकसा रहा है। और देखिए, जब कोई इंसान भिखारी हो जाता है, पूरी तरह कंगाल हो जाता है, अपनी इज्जत खो देता है, तो वह दूसरों को डुबोने में लग जाता है। यही काम पाकिस्तान कर रहा है। ये आतंकवादी आए और पर्यटकों पर गोलियां चलाने लगे। आतंकवादियों के मंसूबे को समझिए। गोली मारने के बाद महिला से कहते हैं कि हमें भी मार दो, तो ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर अपनी सरकार को बताना। मतलब इन्हें पता है कि यह बात सरकार तक पहुंचेगी। दूसरी बात, जाति धर्म पूछा गया है, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। कलमा कौन से धर्म का आदमी पढ़ता है जी? इतने पर भी आंख नहीं खुल रही है। शर्म और लिहाज तो जैसे पी ही गए हैं। किसी निहत्थे को मार दिया। इससे कश्मीर में जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वह यह है कि धारा 370 हटने के बाद 5 साल लगे इन चीजों को सामान्य पटरी पर लाते हुए, और उसे इन आतंकवादियों ने 5 मिनट में रौंद डाला। अब कौन पर्यटक वहां जाएगा? पर्यटक जिनके पास अधिक पैसे होते हैं वही जाते हैं। गरीब आदमी के लिए पर्यटन का मतलब तो ननिहाल घूमना होता है। लेकिन जो लोग भारत के अन्य हिस्सों से जा रहे थे, उन पर क्या बीतेगी? उनका मनोबल पूरी तरह टूट गया होगा। ये सब अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। इससे क्या होगा? पहलगाम में न कोई फैक्ट्री है, न कोई उद्योग है, कुछ भी नहीं है। पर्यटन से ही आय होती है, तो इन लोगों की आय डूबेगी, गरीबी आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और यही पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में भयानक गरीबी आए, क्योंकि जब गरीबी आ जाती है तो इंसान देखता है कि उसका पेट कैसे भरेगा। और तब यही पाकिस्तानी उन्हें हथियार थमाते हैं और कहते हैं, देखो, कश्मीरी तुम्हारे साथ हैं। आज कश्मीर वाले अपने आप से पूछकर देखो कि अगर पाकिस्तान हमारे कश्मीर के पीछे नहीं पड़ा रहता तो आज जिस तरह गोवा विकसित है, जिस तरह सिंगापुर विकसित है, ठीक उसी तरह से जम्मू कश्मीर भी विकसित रहता। तो जम्मू कश्मीर के लोगों, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक ये पाकिस्तानी है। और बिना स्थानीय समर्थन के, बिना स्थानीय लोगों की मिलीभगत के इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता है। तो खुफिया एजेंसियों को इन स्थानीय लोगों को भी खोजना पड़ेगा। वहां कौन कौन साथ दे रहा था, क्योंकि वहीं कोई ना कोई होगा जिसने इतने बड़े षड्यंत्र और उन आतंकवादियों को रास्ता दिखाया होगा। वहां के स्थानीय लोगों की तो नौकरी चली गई, सब कुछ गया। अरे, तुम्हारी नौकरी गई, इधर लोगों की जान चली गई। नौकरी बड़ी होती है कि जान बड़ी होती है जी? किसी भी इंसान के परिवार का कोई सदस्य चला गया, लेकिन कुल मिलाकर एक देश की क्षति हो रही है। पूरी दुनिया इस पर क्या करेगी? दुनिया तो देखेगी कि भारत एक अस्थिर देश है। कश्मीर के मुद्दे को दोबारा पाकिस्तान ऊपर की ओर बढ़ा रहा है। अभी भारत सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तानी जो भारत में इलाज कराने आ रहे हैं, सबका वीजा रद्द कर देना चाहिए। भारत सरकार ने सार्क का वीजा रद्द किया है,
जो बिजनेस के लिए आते हैं। किसी भी पाकिस्तानी को चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट हो चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, इंडिया में आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत सस्ता होता है। वे चेन्नई आते हैं, मुंबई दिल्ली इलाज करा के चले जाते हैं। भाड़ में जाओ। सोच रहे हो तो वहीं मरो जहां जागना है तुमको। एकदम कोई वीजा, कोई इंसानियत, कोई मुरव्वत नहीं करना चाहिए यहां पे। एयर स्पेस तो हम लोगों का बंद ही है यहां पाकिस्तान का। एयर स्पेस की वजह से पाकिस्तान को बहुत घाटा लग रहा है, लेकिन भिखमंगों को क्या चाहिए? जीने के लिए तो कैसे भी जी लेंगे। सिंधु जल समझौता 1960 के तहत हम लोग सिंधु नदी तंत्र का 80% जल छोड़ देते थे। भारत ने अभी इस समझौते को निलंबित किया है। निलंबित करने से फायदा यह है कि हम लोग कभी जब मन तब निलंबित कर देंगे जब भी इस तरह की घटना होगी। लेकिन सिंधु जल समझौते को निलंबित कर देना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके पानी को हम डाइवर्ट करके लेकर कहां जाएंगे। इसके लिए हमें नया बांध बनाने की जरूरत है। तो बहुत सारे बांध जब तक ये समझौता निलंबित है बना देना चाहिए, और पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए, और गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक लें, और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा। बरसात के समय आएगा जब पूरा लबालब होगा तो बांध खोल दें। एक सुखा के मारो फिर दहबा के मार दो, यहां पे दोनों करना पड़ेगा। इंसानियत को लांघ दिया है पाकिस्तान ने। देखिए, राक्षसों के साथ राक्षस जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमारे खुफिया एजेंसी वाले लोग, चाहे आईबी हो, रॉ हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, कुछ तो करो भाई। हमेशा पुलवामा हुआ, तुम लोगों को क्या कहें यार। कैसे अभी देख रहे थे बलूचिस्तान में हुआ था, एक नॉर्मल आदमी समझ रहा था उसका रिटेलिएशन होगा। ये क्या इंटेलिजेंस आता है हम लोगों का। पुलवामा हो जाता है, संसद पर अटैक हो जाता है, ताज होटल पर हमला हो जाता है, अमृतसर पर हो जाता है, पठानकोट पर हो जाता है। क्या हो रहा है? उरी पर अटैक हो जाता है। अरे कभी तो पहले इंटेलिजेंस लाया जाए। हम मानते हैं कि इंटेलिजेंस बहुत लाते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा और एक्टिव होने की जरूरत है। मोसाद की तरह होना चाहिए, सीआईए की तरह होना चाहिए, चाइना की एजेंसी की तरह होना चाहिए। वहां और जरूरत है इन चीजों को। भारत सरकार को इस पर और संजीदगी से कदम उठाना चाहिए। और इस हमले के बाद केंद्र सरकार एक सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक कोई इलाज नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा सेना करती रहती है। 50 आतंकवादियों को मार देंगे तो क्या भरपाई हो जाएगा? हमारे 28 मासूम लोग मारे गए हैं, इसकी भरपाई 50 को मारने से नहीं होगी। 50 को मतलब क्या होता है? पाकिस्तानी एक मिलकर 50 को जन्म दे देगा। एक पाकिस्तानी 4 को ब्याह करेगा, 1 2 3 4, 4 को ब्याह करेगा। एक पाकिस्तानी 1 से 15 को पैदा करेगा। 15 गुणा 4 बराबर 60 है। एक सोच रहा मिलकर 60 को जन्मा देगा। जन्म लेने में क्या जाता है? सुअर भी एक साथ 16 को जन्म दे देता है। इन छोटों को क्या जाता है? आपको क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक से इलाज हो जाएगा? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक इनका इलाज नहीं, इनका ठोस इलाज करना पड़ेगा। 24 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में। जब 24 करोड़ को समझ में आएगा ना, तभी होगा। भूखे प्यासे मार देना चाहिए, नेवल ब्लॉकेज करना चाहिए। पूरे भारत के लोगों से कहते हैं अपनी सरकार पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि यह पाकिस्तान है, इसकी जो नौसेना है यहां पर, ये वाला समुंदर में यहां नौसेना लगाकर ब्लॉक कर दिया जाए। अगर हम नेवल ब्लॉकेज कर देते हैं तो इसकी पूरी सप्लाई लाइन कट जाएगी। पाकिस्तान कहीं से सप्लाई नहीं दे पाएगा नेवल ब्लॉकेज होने की वजह से। और पाकिस्तान के पास जो पेट्रोलियम भंडार है बस 9 दिन का है। 9 दिन के बाद इसके पास पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो नेवल ब्लॉकेज लगने के कारण इसका पूरा पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, और हम लोग कहीं ना कहीं ये लंबे समय तक ऊपर से यहां पे सिंधु जल समझौता सस्पेंड करके और नीचे से नोबल ब्लॉकेज कर दें। और दूसरा क्या है कि आतंकवादियों को कहते हैं कि तुम लोग धर्म का नाम लेकर यहां पे जो आतंकवादी घटना करते हो, यहां के रहने वाले लोगों का क्या होगा? और मुस्लिम समाज से कहते हैं कि एक अभी जो जुम्मा का दिन आ रहा है, फ्राइडे के दिन, वहां से भी यहां पे सारे लोगों को एक होने की जरूरत है, वरना हम लोगों को या जो भी एक साधारण व्यक्ति है उस इन चोट पाकिस्तानियों की गुनाह की सजा सबको मिलने वाली है। लोग क्या किस नजर से देखेंगे हम लोगों को? क्या तरीका है ये यहां पर? तो हम लोगों को भी खड़े होने की जरूरत है। जब इजराइल में हुआ था, इजराइल में गजा में जो हुआ था, छोटे बच्चे को मारा गया था, वह भी गलत था। यहां जो हुआ यह भी गलत है। उसके लिए खड़े हुए थे तो इसके लिए भी खड़े होना पड़ेगा यहां, तब देश होगा।
वरना कितना बुरा कलंक पोत के चला गया। ये पाकिस्तान के 2 लौंडे आए, सब यहां गोली चला के चले गए। बी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। एक अब्दुल कलाम होता है, एक वीर अब्दुल हमीद होता है, और यहां दिल्ली 2-4 को निकल के इस तरह कश्मीर में घटना करेंगे सब। किस नजर से देखा जाएगा? हम लोगों का रेपुटेशन कहां जाएगा? इसलिए एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि इसे कंडेम किया जाए, इसकी घोर निंदा किया जाए, यहां चीजों को सामूहिक तौर पर। और पूरे भारत के लोगों से कहते हैं, चाहे हम तो अपने शिक्षा जगत में हैं, तो हम तो अपने शिक्षा जगत से हर एक टीचर से भी यह उम्मीद करते हैं, उनसे भी आह्वान करते हैं कि अपनी सरकार पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि यहां से नेवल ब्लॉकेज होगा, यहां से, ताकि यहां से कोई भी पाकिस्तानी शिप अंदर नहीं जा सकता है, ताकि 9 दिन के अंदर इसका पेट्रोलियम खत्म हो जाए, और ऊपर से सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर देना चाहिए, ताकि कोई पानी न जा पाए और गेहूं की धान की फसलें न बोल पाए, और बरसात के समय इसे छोड़ दो। इधर दहबा के मार दो, इधर बंद करके मार दो, तब तक जब तक इनको समझ में नहीं आए, वरना ये जो हैं सब ना पागल हो गए हैं सब। इनका कोई इलाज नहीं है। मानवता की हद नांग दिए हैं सब। किसी का धर्म पूछ के मारा जाए, मांगा मारा जाता है किसी को। इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? जिंदा है सब इंसानियत। कोई क्या सोचेगा यहां पे? जी, पूरे कौम को बदनाम करके रखा है सभी पाकिस्तान ने। अगर पाकिस्तान को मिटा दिया जाए तो आधा दुनिया शांति से सोएगा। कम से कम एशिया में तो शांति जरूर आ जाएगी। हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे झुंझुना से पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, इसको बेत मारना पड़ेगा। नेवल ब्लॉकेज के लिए याद कीजिए 1990 कारगिल के टाइम पे जब नौसेना ने ब्लॉक कर दिया था, तब पाकिस्तान पीछे हटा था, क्योंकि उसकी पूरी राशन सप्लाई और विदेशी व्यापार बंद हो गया था। अर्थव्यवस्था तोड़ना पड़ेगा पूरी तरह से पाकिस्तान का। हम सारे अपने शिक्षक समाज से भी कहते हैं, और सारे विद्यार्थियों से भी कहते हैं, और देश सेवी लोगों से कहते हैं कि इसमें चाहे ट्विटर हो, चाहे जैसे भी हो, हैशटैग हम लोगों को ले आना पड़ेगा, हैशटैग नेवल ब्लॉकेड फॉर पाकिस्तान। ये कुछ न कुछ करना पड़ेगा, ताकि सरकार सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक से सुनने वाला नहीं है। एक बढ़िया सा लड़ाई चाहिए होता है, तब उसको अगर वह चाहिए तो उसको दे दिया जाएगा। इसमें हम लोग पीछे नहीं पड़ेंगे। हम तो कहते हैं पहले नेवल ब्लॉकेज करके 1 महीना छोड़ दो, जितना राशन पानी है सब खत्म हो जाए, 1 महीना में फ्यूल वगैरह सब खत्म हो जाए, तब उसके बाद अगला हमला करना चाहिए। इसके जितना बिजली घर है और पुल है, रेलवे का तोड़ दो, उसके बाद आधा पंगु हो जाएगा पाकिस्तान यहां पे। तो ये छोटे मोटे लड़ाई से नहीं सुलझने वाला है। हम लोगों को एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, वरना आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। कश्मीर को तबाह करके रख दिया। हमारा पूरा एक पर्यटन का व्यापार था। स्विट्जरलैंड कोई क्यों जाता जब कश्मीर इतना बेहतरीन था? स्वयं कश्मीर के लोग सोच के देखो, तुम्हारा सच्चा सच्चा दुश्मन कौन है? कश्मीरियों को बदनाम करने वाला कौन है? यही पाकिस्तानी। तुमसे तुम्हारा रोजगार छीनने वाला कौन है? यही पाकिस्तानी। अरे, घर बैठे पर्यटक जहां होते हैं वहां पे लोगों की इनकम होती है। गोवा में जाके देखो, वहां के लोगों को घर बैठे इनकम हो जाती है। कोई स्कूटी रेंट पे लगाया, कोई होटल ले। ऐसे आतंकवादी घटना होगी तो क्या होगा? कश्मीर के लोगों से भी कहते हैं कि सामूहिक रूप से बाहर निकलिए और यह वहां पे विरोध दिखाइए, ताकि वह विरोध इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक दिखना चाहिए कि कश्मीरी भी इसके विरोध कर रहे हैं। अन्यथा इसका भुगतभोगी सबसे बड़ा कोई होगा तो आप होंगे लोग यहां पर। कौन भुगतेगा? जो लोकल लोग भुगतते हैं वहां पे अगर कोई घटना होती है तो। अब मारने की रही बात, हम लोग तो चुन चुन के मारेंगे लोग, चाहे किसी भी बिल में घुसे रहें लोग। 1971 मत भूलो, पाकिस्तान तुम्हारा एक टुकड़ा करके बांग्लादेश किए थे। अब अगला नंबर बलूचिस्तान का है। और सरकार से भी कहते हैं, जिस तरह मुक्ति वाहिनी का खुला समर्थन करके बांग्लादेश में बांग्लादेश बनाया गया था, उसी तरह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले को, बीएलए वाले भाइयों को, पूरे बलूचिस्तान वाले लोग को कहते हैं, पाकिस्तान से अलग हो जाओ, हम तो आपके साथ हैं। जिस तरह 1791 में मुक्ति वाहिनी के समय हमने साथ दिया था, उसी तरह पाकिस्तान का एक बार फिर विभाजन होगा और बलूचिस्तान का निर्माण होगा, जैसे पहले पूर्वी पाकिस्तान का हुआ था। अन्यथा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से यह लाची दाना के बराबर बांग्लादेश, जिसे हमने जन्म दिया था, आज हमें आंखें दिखा रहा है, और पाकिस्तान भी ऐसा ही कर रहा है। ऐसे निष्क्रिय रहने से काम नहीं चलेगा।
यहां एक कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये आतंकवादी किसी के सगे नहीं हो सकते। जो कोई इन्हें अपना समझता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि सांप पालने पर वह डसेगा ही, और ऐसा नहीं है कि वह केवल पड़ोसी को ही डसेगा। जब पहलगाम में यह घटना हो रही थी तो उस समय सैयद आबिद नामक एक घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति, जो शायद बहुत कम कमाता होगा, उसकी बहन उसे जाने से रोक रही थी, लेकिन वह बेचारा वहां गया। जब आतंकवादियों ने लोगों पर गोलियां चलानी शुरू की तो इस बहादुर व्यक्ति ने अपना घोड़ा छोड़कर आतंकवादियों से हथियार छीन लिए और कहा कि ये हमारे कश्मीर के मेहमान हैं, इन पर गोली मत चलाओ। एक सैनिक न होते हुए भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने हथियार छीन लिए, लेकिन दूसरे आतंकवादी ने उसे भी गोली मार दी। आज बेचारे का पूरा परिवार, उसकी बूढ़ी मां और बूढ़े पिता से क्या पूछिएगा। जब मीडिया ने पिता से पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि अब बेटा चला गया, क्या कहेंगे। वह बेगुनाह था, बेगुनाह मारा गया। यहां पर सरकार से भी वे कहते हैं कि जितने लोग इसमें शहीद हुए हैं उन लोगों को भी आर्थिक मदद और उनके स्थायी जीवन के लिए कुछ किया जाए, ताकि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। मुसीबत की इस घड़ी में हम सब देशवासी एक दूसरे के साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर अपनी सरकार का साथ देंगे। सारी राजनीति खत्म, यहां पर सब एक होने चाहिए और इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हम किस मुंह से कहें, किस भाव से कहें, जिनके यहां से किसी का भाई उजड़ गया, किसी मां का सिंदूर उजड़ गया, किसी बहन ने अपना भाई खोया, किसी महिला ने अपने पति को खोया, किसी बेटे ने अपने बाप को खोया। किस मुंह से कहें हम लोग, क्या दें उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि। इस श्रद्धांजलि से क्या हम उनके परिवार का दुख लौटा सकते हैं? कभी नहीं लौटा सकते, तो कभी ना कभी तो इसे रोकना पड़ेगा ना। नासूर को छोड़ते जाएंगे तो और बड़ा जख्म होते जाएगा, इसलिए इसका इलाज बहुत जरूरी है। लेकिन जिन भाइयों ने अपनी जान गंवाई है, जिन लोगों के परिवार के अपने बिछड़ गए हैं, दुख की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब इनका जवाब उन्हें मिलेगा, जब उन लोगों के घर में भी ऐसे उजड़ेंगे, उनके घर से भी ऐसे आंसू बहेंगे, तब उन्हें समझ में आएगा कि एक मासूम और निहत्थे लोगों पर गोली चलाना कितना खराब होता है। अरे, इतना कमजोर तो दुनिया का कोई नहीं होगा। यहां पर छोटे बच्चे भी लड़ाई लड़ते हैं तो कभी किसी निहत्थे पर नहीं मारते। कितना नीच गिर सकते हो पाकिस्तान। हमने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर कोई कड़ी कार्रवाई करेगी। जैसा होगा फिर आगे हम लोग देखेंगे।